प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम ऑगस्ट लॉस की औद्योगिक अवस्थिति के बाजार क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ाई करेंगे। ऑगस्ट लॉस की औद्योगिक अवस्थिति की बाजार क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपके प्रश्न बनता है। जर्मन अर्थशास्त्री लॉस ने वेबर के न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत द लीस्ट कॉस्ट थ्योरी को अमान्य करार करते हुए उद्योगों के स्थानीयकरण में डिमांड को प्रधान कारक मानकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने माना कि उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर उचित है जहां उद्योगों की अधिकतम आय हो। लॉस की सन 1940 में जर्मन भाषा में पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसी के पश्चात यह सिद्धांत प्रचलन में आया। इनकी अनुवादित पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई। ऑगस्ट लॉस ने अपना जो सिद्धांत दिया है उसके लिए उन्होंने कुछ मान्यताएं निर्धारित की हैं। पहली मान्यता है जनसंख्या का समान वितरण और समान परिवहन सुविधा होनी चाहिए, यानी समान धरातल समतल धरातल हो और सभी तरह समान रूप से परिवहन के सभी को साधन उपलब्ध हों। दूसरी मान्यता इस प्रदेश में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लाभ के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम आय प्राप्त या लाभ प्राप्त करने को तत्पर है। इस प्रदेश में उत्पादन स्थल अभीष्टतम संख्या में होंगे। उक्त स्थिति में उत्पादन आपूर्ति क्षेत्र व विक्रय क्षेत्र लघुतम होंगे। पांचवी मान्यता है किसी भी एक उत्पादक को असामान्य लाभ प्राप्त न रहे। ऐसे तभी होगा जब असामान्य लाभ का अवसर मिलते ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाए। छठी मान्यता उन्होंने ली है बाजार क्षेत्र की सीमा पर स्थित उपभोक्ता निकटतम उत्पादकों में से ही क्रय करने के लिए तत्पर रहें। अर्थात उपभोक्ता अपने जो निकटतम जो आपूर्ति करता है या उत्पादक स्थल उसी से अपना सामान लेगा। ऑगस्ट लॉस ने मांग का उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रमुख कारण माना है, यानी डिमांड को उन्होंने प्रमुख कारक माना है उद्योगों के स्थानीयकरण में, जिसको उन्होंने मांग संग को डिमांड कोण के माध्यम से स्पष्ट किया है, जो निम्न आरेखों से स्पष्ट है। जैसे कि पहला चित्र है, इसमें हम देखते हैं OF, इस पर मूल्य प्रदर्शित है, OT पर मात्रा प्रदर्शित की गई है प्रोडक्शन की। तो O और P कीमत पर O प्रोडक्शन, O है जो उत्पादन बिंदु है, OP है जो P बिंदु पर उसका मूल्य बताता है, PQ P पर बेची गई मात्रा को बताता है और FQT मांग वक्र है। इस चित्र को हम देखते हैं तो P बिंदु पर यानी P प्राइस पर PQ की जितनी मात्रा इस पर बेची जाती है, और जैसे हम R पर पहुंचते हैं R पर कीमत बढ़ जाती है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है, तो इसलिए कम बिक्री हो पाती है। RS ये बिक्री का कम बताता है। और F एक ऐसा बिंदु है जहां पर परिवहन की लागत इतनी बढ़ जाती है कि वस्तु का बेचान नहीं हो पाता है। दूसरा, इसी को लेकर के हम दूसरा चित्र बनाते हैं। तो इसमें FSQT ये मांग वक्र है, ठीक है। आगे इसी चित्र के आधार पे P और F डिस्टेंस को लेकर के हम एक वृत्त घुमाते हैं, जिससे एक वृत्ताकार वृत्त बनता है जो कि बाजार क्षेत्र को बताता है, PQ बिक्री को बताता है, और इस तरीके से ये बाजार का एक वृत्ताकार क्षेत्र बन जाता है। मांग चक्र PFQ परिभ्रमण से बाजार क्षेत्र को आकार और आकृति देता है। इसी का तीसरा पार्ट है चित्र का, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी उत्पादन स्थल है जो अपना बाजार क्षेत्र एक वृत्ताकार क्षेत्र में बनाता है, उसके बाद उसमें और बाजार के केंद्र यानी उत्पादक स्थल बनते हैं, और इन वृत्ताकार क्षेत्र के बीच में जो असेवित क्षेत्र रह जाते हैं उनको कवर करने के लिए, उनको शामिल करने के लिए ये वृत्ताकार बाजार षटकोणीय हो जाते हैं। इस तरह से ऐसे क्षेत्र को शामिल करने के लिए
बाजार क्षेत्र वृत्ताकार से षटकोणीय हो गए हैं। इस तरीके से वे चित्र के द्वारा आर्गस लॉस का जो थ्योरी है उसको इसके द्वारा समझाया गया है। उपयुक्त मान्यता के अंतर्गत लॉस एक आरंभिक स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें संपूर्ण प्रदेश में आत्मनिर्भर में संलग्न समान रूप से वितरित ग्रामीण अधिवास है। अब यदि इनमें एक केंद्र किसी पदार्थ विशेष का अधिक उत्पादन करता है जिसका विक्रय करना चाहता है तो उस पदार्थ के लिए एक वृत्ताकार बाजार क्षेत्र विकसित होगा जहाँ की परिवहन में क्रमशः वृद्धि के कारण कीमत इतनी अधिक हो जाएगी कि उस वस्तु की मांग बंद हो जाए। बियर का मांग वक्र चित्र के अनुसार होगा। इसको इस चित्र के द्वारा इसमें समझाया गया है। बियर की कीमत ओपी शराब के कारखाने में होती है। बियर का उत्पादन ओपी पर ओ बिंदु पर होता है और ओपी प्राइस पर उसको बेची जाती है। जब कीमत ओपी होती है तो पी की मात्रा का उपभोग किया जाता है। पी से आगे आरएस पर उपभोग कम होता है क्योंकि आर पर पी की अपेक्षा परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है। एफ पर परिवहन लागत अत्यधिक हो जाने से बियर नहीं बिक सकती। एफ टी बियर का मांग वक्र है। बियर का बाजार क्षेत्र पी एफ क्यू को चारों ओर घुमाने से जो क्षेत्र बनेगा वह उसका बिक्री का क्षेत्र होगा। इस तरीके से सिद्धांत पूरा यहाँ तक व्याख्या कर दी गई है। आगे इसके बारे में बताया गया कि प्रतियोगिता में बाजार समीप आ जाते हैं और अतिछादन किनारे के क्षेत्रों के बहिष्कार की अवहेलना के लिए षटकोणीय हो जाते हैं। इस प्रकार कई प्रतिरूप औद्योगिक संकेंद्रण की तरह एक साथ आते हैं। आर्गस लॉस की जो थ्योरी है उसकी कुछ आलोचना है। पहली थ्योरी है आर्गस लॉस की जो थ्योरी है उसकी आलोचना है। पहली आलोचना है, यह सिद्धांत उत्पादन केंद्रों के मध्य बाजार क्षेत्र के आदर्श आवंटन पर आधारित है जिसमें उत्पादन लागत की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी आलोचना है, इस सिद्धांत में एक विशेष प्रकार के आर्थिक भूदृश्य की कल्पना की गई है जिसमें कृषि का समान क्षेत्रीय विस्तार माना गया है जबकि उसके उत्पादन के लिए बाजार बिंदु विशेष पर केंद्रित है। ऐसा आर्थिक भूदृश्य वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान की तरह कुछ विशेष क्षेत्रों में ही मिल सकता है, अन्यत्र नहीं। तीसरी आलोचना है, किसी भी वस्तु विशेष के उत्पादन हेतु खपत का उपयुक्त बाजार नगरों के भीतर आकार में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा छोटा होता है। अर्थात नगरीय क्षेत्र में बाजार का आकार छोटा होता है और ग्रामीण क्षेत्र में नगरों का आकार बड़ा होता है। चौथी आलोचना है, इस सिद्धांत से वास्तविक औद्योगिक उत्पादन के स्थानीयकरण की व्यवस्था में विशेष सहायता नहीं मिलती। ये इसकी आलोचनाएं थी। संक्षेप में हम इस सिद्धांत का मूल्यांकन इस तरीके से कर सकते हैं कि लॉस के सिद्धांत की सार्थकता इस आदर्श भूदृश्य के रूप में है। यह सिद्धांत उद्योग की विशिष्ट लाभदायक स्थिति की प्रयुक्तता से जानकारी देता है। यह विभिन्न संयंत्रों की अवस्थिति अंतर्निर्भरता की समस्या की अवहेलना करता है। यह मांग पर अत्यधिक जोर देता है। सभी को धन्यवाद।